गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। मेरा नाम आयन बैनर्जी है और जो टीजीटी के लिए हम जीके प्रिपेयर कर रहे हैं तो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। ठीक है, बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा लेट ना करते हुए जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, दैट फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहला जो क्वेश्चन है, दैट फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के पहले होम मिनिस्टर कौन है। अब ये जो टीजीटी है, जो ये जो पेपर है, ये पेपर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए है। तो आप लोग जितना हो सके अपना जो कमेंट है वो करने की कोशिश कीजिएगा, जितना आ सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो इससे जुड़ा हुआ कुछ चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी जो जीके हैं, मैं वो भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। ठीक है, जी एकदम गुड इवनिंग जी। जी पटेल साहब वो बोल रहे हैं, एकदम सही। तो फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, दैट इज एकदम सरदार पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर हैं। अच्छा, यहाँ से जो आपको क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ इनसे जुड़ा हुआ। ठीक है, सरदार पटेल जो थे इनको कहा जाता है द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरी चीज, ये जो सरदार है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं ना, तो सरदार एक टाइटल है। तो टाइटल ये कौन से मूवमेंट से आया है, तो सरदार ये जो टाइटल है, ठीक है, सरदार टाइटल है, ये एक मूवमेंट था कॉल्ड बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह, तो ये जो मूवमेंट है वो यहां से आया है, बारदौली सत्याग्रह से ये टाइटल सरदार दिया गया है। इनका एक स्टैचू है, इनका एक स्टैचू है, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी। और थोड़ा सा टफ एक सवाल, छोटा सा एक थोड़ा सा टफ सवाल कर दूं, दैट ये जो स्टैचू है ये कौन सी जगह पर है, उस जगह का नाम चेंज हो गया है। ठीक है, गुजरात में है लेकिन उस जगह का नाम चेंज होके क्या हुआ है। तो ये जो स्टैचू है ये रखा जाता है इन गुजरात। गुजरात में एक जगह होती है कॉल्ड एकता नगर। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है तो इसी वजह से वहां पर आता है एकता नगर। तो आंसर क्या है, आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बाकी ये जो चीजें हैं इन चीजों पे भी थोड़ा सा आप लोग मार्क कर लीजिएगा। ओके, मैं आज थोड़ा सा फास्ट करूंगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस है, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट होगा। ठीक है, पेस को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा बस। नेक्स्ट, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो इज द फर्स्ट होम मिनिस्टर, ही सर्व दिस रोल इन 1947 से 1950 तक। ठीक है, एंड ही वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और अभी याद रखिएगा, हमारा ओनली डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। इसके बाद कभी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने नहीं। ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट होता है द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस इन द इंडिया। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस इन इंडिया। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 15 सेकंड से 30 सेकंड तक दूंगा, आप लोग आंसर देते रहिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस इन इंडिया एकदम सही, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहा जाता है द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। अभी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यहां से दो तीन सवाल पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा। सुप्रीम फर्स्ट
चीज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहा जाता है द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। ठीक है। दूसरी चीज, ये जो सुप्रीम कमांडर होता है ना, सुप्रीम कमांडर, ये आता है आर्टिकल नंबर 53 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 53 के हिसाब से इनको सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस कहा जाता है। अच्छा, हमारे जो पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे, पहले प्रेसिडेंट जो थे, उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद, ये तो आपको पता होगा, राजेंद्र प्रसाद। अभी जो है, अभी आपकी द्रौपदी मुर्मू है। लेकिन यहां से एक छोटा सा सवाल बनता है, छोटा सा एक अलग सा सवाल बनता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। अगर आपसे पूछा जाए कि फीमेल फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हमारी देश की कौन है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट देश की कौन है, तो उनका नाम होता है प्रतिभा पाटिल। ठीक है, प्रतिभा पाटिल। एंड द्रौपदी मुर्मू अभी के टाइम पे कौन है, अभी के टाइम पे द्रौपदी मुर्मू है। तो द्रौपदी मुर्मू से याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू इज द फर्स्ट ट्राइबल फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्राइबल फीमेल प्रेसिडेंट, ये भी चीज याद रखना है। ट्राइबल फीमेल प्रेसिडेंट फर्स्ट है द्रौपदी मुर्मू। कौन से ट्राइब से बिलोंग करती हैं वो होती हैं सांथाल ट्राइब, सांथाल ट्राइब। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस हैं, बट ये जो प्रेसिडेंट से बाकी जो छोटे छोटे चीजें हैं, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, और प्रेसिडेंट से एक सवाल पॉलिटी में बहुत बार पूछा जा चुका है, यहां से ही जोड़ के बता देता हूं कि प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस मेकिंग जो पावर है, ये कौन से आर्टिकल नंबर में आती है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दैट इज आर्टिकल नंबर 123। ठीक है, आर्टिकल नंबर 123। ये क्वेश्चंस बहुत बार घुमा घुमा के आते हैं, तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, जो आपको आइडिया हो तो बहुत बढ़िया है। चलिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 53 के हिसाब से होता है। ठीक है, इनको हेड ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है एंड कमांडर ऑफ द मिलिट्री भी है। अच्छा, नेक्स्ट होता है विच हाई कोर्ट हैज जुडिक्शन ओवर अरुणाचल प्रदेश। कौन सी हाई कोर्ट है जो अरुणाचल प्रदेश की जो हाई कोर्ट है, वो किस हाई कोर्ट के अंडर आती है? सॉरी, तो विच हाई कोर्ट हैज जुडिक्शन ओवर अरुणाचल प्रदेश, तो कौन सा होता है, ये आप लोगों को सबको पता है, दैट इज गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के जुडिक्शन के अंदर जितने भी अरुणाचल गवर्नमेंट की जो हाई कोर्ट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश की जो हाई कोर्ट्स हैं, वो इसके अंडर आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश सिर्फ नहीं, याद रखिएगा कि जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है ना, गुवाहाटी हाई कोर्ट है, इसके अंदर सिर्फ अरुणाचल प्रदेश नहीं आता। यहाँ पर कौन कौन आता है? यहाँ पर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड, मिजोरम। ठीक है, आसाम तो आता ही है, आसाम तो मेन है क्योंकि आसाम का ही गुवाहाटी हाई कोर्ट है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम, ये तीनों इसके अंडर आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर और एक चीज आपको याद रखना है कि मणिपुर, मणिपुर, त्रिपुरा, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय, इन तीनों के जो हाई कोर्ट्स हैं, इन तीनों के जो हाई कोर्ट्स हैं, ये पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट में ही अंदर आते थे, लेकिन इनका एक सेपरेट हाई कोर्ट बना दिया गया है इन 2013। 2013 में मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय को अलग कर दिया गया है। ओके, और दो सवाल जो पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, और दो सवाल जो हाईकोर्ट से पूछे जाते हैं, पहला क्या है? पहला, लक्षद्वीप, अगर आपसे पूछा जाए कि लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो है वो किस हाईकोर्ट के अंडर आता है, तो लक्षद्वीप का खुद का हाईकोर्ट नहीं होता, तो लक्षद्वीप जो आता है वो केरला हाईकोर्ट के अंदर आता है। ठीक है, केरला हाईकोर्ट। एंड दूसरा होता है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार,
अंडमान निकोबार जो है तो होता है वो आपका कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट्स में ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको याद रखो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो ये जो है ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर आता है। एंड अरुणाचल का जो हाई कोर्ट है आपको पता होगा, आप जहां से भी हो, अगर आप ईटानगर में रह रहे हो तो आपको पता ही है कि नाहरलगुन में है। ठीक है, अरुणाचल का जो बेंच है वो नाहरलगुन में आपको दिखेगा। ठीक है, अच्छा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कौन सी कंट्री को मेंशन नहीं किया गया? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था, आपको पता होगा कि 2019 में जो एक्ट आया था तो यहां पर कौन से कंट्री को मेंशन नहीं किया गया है? ठीक है, तो कौन सी कंट्री को मेंशन नहीं किया गया है? तो कौन सी कंट्री है? तो दैट इज भूटान। कौन सी कंट्री को मेंशन नहीं किया गया है? भूटान। तो 2019 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है तो उसमें भूटान को मेंशन नहीं किया गया, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको यहां से याद रखनी है कि जो सिटीजनशिप है वो आपका सेकेंड पार्ट में आती है, सेकेंड पार्ट में आती है, एंड आर्टिकल नंबर 5 to 11। ठीक है, 5 to 11। ये तो छोटी छोटी बात हुई। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है कि सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से लिया गया है? सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लिया गया है फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, फ्रॉम ब्रिटेन। नेक्स्ट, सिटीजनशिप में जो रूल है वो कौन बना सकता है? जो लॉ है, सिटीजनशिप में जो लॉ है वो कौन बना सकता है? ओनली पार्लियामेंट, ओनली पार्लियामेंट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। लॉ कौन बना सकता है? ओनली पार्लियामेंट। आर्टिकल नंबर 5 to 11 और सेकेंड पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये सिटीजनशिप दिखेगा। ठीक है, तो भूटान नहीं है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा फंक्शंस, राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरीली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हुम इन इंडियन पार्लियामेंट। तो राज्यसभा जो है वो, राज्यसभा का जो फंक्शन है, रिप्रेजेंटेटिव जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंट किसको करती है? तो इसका आंसर क्या है? मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं। ठीक है, आप लोगों का खुद से आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, आप ना लिखो तो भी चलेगा, खुद से प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो राज्यसभा फंक्शन जो होता है वो किसको करती है? तो वो करती है ऑप्शन डी, स्टेट ऑफ इंडिया को। ठीक है, किसको करती है? दैट इज स्टेट ऑफ इंडिया को। तो राज्यसभा स्टेट ऑफ इंडिया। अच्छा, राज्यसभा से दो तीन सवाल पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। फर्स्ट, अरुणाचल, अगर पूछा जाए कि अरुणाचल का राज्यसभा सीट कितना है, अरुणाचल का, तो अरुणाचल का राज्यसभा सीट होता है एक। ठीक है, एक। दूसरी चीज, राज्यसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ एल्डर्स, हाउस ऑफ एल्डर्स। इसका जो चेयरमैन होता है, इसका जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पर मेंबर्स जो हैं वो मेंबर्स हैं 250 मेंबर्स हैं, जिसमें से 238 जो है वो 238 जो है वो इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड। और यहाँ पर 12 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड। और यहाँ से एक सवाल बहुत बार पूछा गया है कि नॉमिनेट कौन करता है? तो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, नॉमिनेट कौन करता है? वो करता है प्रेसिडेंट। तो ये बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, और दो चीजें और एक्स्ट्रा बोल दूं जो आपको थोड़ा सा डीप में भी पूछा जा सकता है। पहला, इन केस ऑफ मनी बिल, इन केस ऑफ मनी बिल राज्यसभा का कोई पावर नहीं होता, राज्यसभा जो पावर है वो निल है। ठीक है, जस्ट समझ लो, थोड़ा सा मैं नीचे लिख रहा हूं। मनी बिल के केस में राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, बट इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होती है
तो इसमें राज्यसभा का इक्वल पावर होता है विथ लोकसभा, इक्वल पावर होता है विथ लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा का इक्वल पावर होता है विथ लोकसभा। ठीक है, ठीक है। चलो, अच्छा, एक स्टूडेंट बोल रहा था कि कौन सा आर्टिकल है, मैं थोड़ा सा आर्टिकल भी बता देता हूँ, अगर आर्टिकल आपको याद रहे तो बहुत बढ़िया है। कि राज्यसभा जो होता है, ये जो राज्यसभा होता है, तो ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 80 में, ठीक है। नॉर्मली आर्टिकल नंबर 79 जो होता है, तो वो कहता है कि एक राज्यसभा होना चाहिए, और राज्यसभा का जो फंक्शन होगा या राज्यसभा का जो सेटअप होगा वो आर्टिकल नंबर 80 में आता है, ठीक है। तो मैं अगर हो सके जो जो अगर आर्टिकल मुझे याद हो जाएगा तो मैं आपको यह भी करवा दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये राज्यसभा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है द कोर्ट वर्डिक्ट डिक्लेयरिंग दैट, द कोर्ट वर्डिक्ट डिक्लेयरिंग दैट द पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम व्हिच ही हैज और शी वाज ट्राइड बाय कोर्ट, इसको क्या बोलते हैं? मतलब अगर कोर्ट ने बोल दिया कि ये जो पर्सन है इसको छोड़ दो, इसने कुछ नहीं किया है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, हिबियस कॉर्पस, रिट, इक्विटल, अपील, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? चलो आंसर पे आते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्विटल, ठीक है, मतलब छोड़ देना, दिस कॉल्ड एक्विटल, या फिर छोड़ देना, ओके। अगर किसी ने गलती नहीं किया है तो उसको छोड़ दिया जाता है, दिस कॉल्ड एक्विटल। अच्छा, ये जो हिबियस कॉर्पस होता है, हिबियस कॉर्पस, और ये जो रिट होता है, ठीक है, तो हिबियस कॉर्पस जो होता है वो असली में एक रिट ही होता है, ठीक है। हिबियस कॉर्पस रिट होता है। अगर आपको पूछा जाए कि जो रिट्स होते हैं तो रिट्स का आर्टिकल नंबर कितना है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, आर्टिकल नंबर होता है 32, ओके। और अगर पूछा जाए कि रिट कहाँ से लिया गया है, इसका सोर्स क्या है, रिट्स कहाँ से आए हैं, तो ये आया है ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से। अगर आपसे पूछा जाए कि रिट्स कितने होते हैं, तो रिट्स होते हैं टोटल 5, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्ट्यूररी, और सॉरी, चलो, तो हिबियस हिबियस कॉर्पस जो है वो एक रिट है, और रिट कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपके ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ा सा पेस को देख लीजिएगा, अगर ज्यादा हुआ प्लीज उसको थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा, आपके पास ही रहेगा, ठीक है। तो एक्विटल जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है ऑनरेबल एक्विटल। ऑनरेबल एक्विटल का मतलब होता है जिसको एकदम प्रूफ हो चुका है, वो क्लियरली वो गिल्टी नहीं है, एकदम प्रूफ हो चुका है, तो इसको बोलते हैं ऑनरेबल एक्विटल। और जो एक और एक्विटल होता है इन द बेनिफिट ऑफ डाउट, मैक्सिमम जो केसेस होते हैं तो वहां पर ठीक से सजा नहीं होता है, या फिर नॉर्मली प्रूफ नहीं मिलता है, जब प्रूफ नहीं मिलता है तो उसको बोलते हैं हम बेनिफिट ऑफ डाउट, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस ड्यूटी अपॉन स्टेट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि विच प्लेसेस ड्यूटी अपॉन स्टेट टू प्रोवाइड लॉयर टू एनी सिटीजन whom is unable to engage in one due to poverty। सिंपल सा भाषा में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो फ्री लीगल एड है, फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड है, ये कौन से आर्टिकल में है? तो फ्री लीगल एड जो है ये कौन से आर्टिकल में है?
तो यहाँ पर याद रखिएगा जो फ्री लीगल एड है इसको ये पहले नहीं था, इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो होती है 1976 में इसको लाया गया। ठीक है, तो ये कौन से में आती है, ये कौन से में आती है, ये आती है आर्टिकल नंबर 39A। ठीक है, आर्टिकल नंबर 39A, ये चीज थोड़ा सा आपको याद रखना है। अच्छा, आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5 ऑप्शन दे देगा कि कौन सा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने का ग्राउंड है या कौन सा डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है ग्राउंड है। तो यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर कौन से केस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। रिलीजन के केस में नहीं होगा, इसको थोड़ा सा याद कर लो, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, चलो तो फ्री लीगल एड ये आर्टिकल नंबर 39A। अच्छा, आर्टिकल नंबर 42 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 42 होता है वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन एंड मेटर्निटी रिलीफ, मेटर्निटी रिलीफ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट होता है आर्टिकल 29A। आर्टिकल 29A जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आर्टिकल 29 होता है लेकिन आर्टिकल 29A नहीं होता, बस जान लो। मैं देख के थोड़ा सा हैरान हो गया कि 29A कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप देख पाओगे आर्टिकल 39A 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ही दो बॉडीज बनाई गई थी, एक होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कॉल्ड नालसा और एक स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी इज सालसा। ठीक है, नालसा एंड सालसा। और ये जो नालसा है ये रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, क्योंकि आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो करंट अफेयर्स में ये जानना आपको जरूरी है कि जो नालसा है ये रिसेंटली न्यूज में कौन सी बिल की वजह से था, तो ये था ट्रांसजेंडर बिल, ट्रांसजेंडर बिल। ठीक है, ये जो ट्रांसजेंडर बिल्स थे रिसेंटली ये वाला बहुत ज्यादा न्यूज में था। ये करंट अफेयर्स है, इसको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट होता है हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन होते हैं? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन, ये इज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अभी का अगर पूछा जाए कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो पूछा जा ही सकता है, इस दिन पूछा जाएगा कि करंट वाला कौन है, करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? उनका नाम होता है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, उनका नाम होता है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, अच्छा इंडिया में जो पहली वोटिंग हुई थी, पहली जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, फर्स्ट इलेक्शन हुआ था वो हुआ था 1950-51। ठीक है, 1950-51 इसमें फर्स्ट इलेक्शन हुआ था जिसमें विनर कौन था? फर्स्ट पोजीशन पे था कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस। और दूसरी पार्टी, दूसरा कौन था? बहुत सारे लोग दूसरे को नहीं जानते, दूसरा कौन था? वो होता है कम्युनिस्ट। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी। आपको लग सकता है ऐसा क्वेश्चन तो कभी पूछा ही नहीं गया है सर, ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड पार्टी कौन था इन यूपीएससी 2021 शायद। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 या 21 में पूछा गया है कि सेकंड पार्टी कौन था। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कौन था? उनका नाम होता है सुकुमार सेन। ठीक है, तो ये सुकुमार सेन है, सुकुमार सेन। एंड यहाँ पर ऑब्वियसली आपको याद रखना है कि 25 जनवरी 1950 को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, 25 जनवरी 1950, क्योंकि इसी टाइम पे वो बना था तो इसी वजह से इसी साल होता है आपका नेशनल वोटर्स डे। अच्छा, नेक्स्ट होता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए पहले।
ठीक है, चलिए पढ़ लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। अच्छा, अब आते हैं कि क्वेश्चन क्या है, द नेशनल फ्लैग शैल बी रेक्टेंगुलर इन शेप। ठीक है, तो इसमें से कहा जा रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताइए। तो याद रखिएगा ये वाला सही है। ठीक है, द नेशनल फ्लैग शैल बी रेक्टेंगुलर इन शेप। ठीक है, एक एक्ट आया था, एक एक्ट था, दैट नेशनल एम्बलेम एक्ट। ठीक है, नेशनल एम्बलेम, नेशनल एम्बलेम एक्ट, इसके हिसाब से जो होगा वो हमेशा रेक्टेंगुलर होगा। अब रेक्टेंगुलर में कितना होगा, रेशियो कितना होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए 3:2 का। ठीक है, रेशियो होना चाहिए 3:2 का। तो ये वाला जो नेशनल फ्लैग है, तो नेशनल फ्लैग का द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइट कितना होना, यहाँ पर लिखा हुआ है 3:1, तो ये गलत है। ठीक है, 3:1 नहीं है, यहाँ पर 3:2 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट। अच्छा, नेशनल फ्लैग से और एक चीज याद रखना है कि जो नेशनल फ्लैग है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, इसको डिजाइन किसने किया था। ठीक है, क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं थोड़ा सा जान लो कि डिजाइन किसने किया था। तो डिजाइन किया गया था भाई पिंगली वेंकैया। ठीक है, डिजाइन किसने किया था, वो किया गया था पिंगली वेंकैया। और अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम ये नेशनल फ्लैग होस्ट कब हुआ था, तो फर्स्ट होस्टिंग ऑफ नेशनल फ्लैग, होस्टिंग ऑफ फ्लैग, इंडियन जो फ्लैग है वो कब हुआ था, वो हुआ था 1929 इन लाहौर। ठीक है, फर्स्ट जो होस्टिंग ऑफ द फ्लैग हुआ था वो हुआ था 1929 लाहौर में। ठीक है, छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 3:2 रेशियो में है, ये एम्बलम्स ऑफ द नेम एक्ट के हिसाब से होता है। अच्छा, ये पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। पार्ट 4 ऑफ मतलब क्या है, पार्ट 4A जो है, यहाँ पर एक छोटा सा चीज जान लो। पार्ट 4A में दो तीन वर्ड्स जान लो, क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये जो पार्ट 4A है, पार्ट 4A क्या है, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी। अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो यहाँ पर एक ड्यूटी है कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको हमेशा इज्जत आपको देनी पड़ेगी। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये क्वेश्चन ये आता है कि ये कौन सी कमिटी की रिकमेंडेशन पे आई है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे आई है, ये आती है स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया है, जिसमें हम इज्जत करेंगे ऑफ नेशनल फ्लैग, ये कहा गया है। ठीक है, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1976। ठीक है, 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये लाया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट होता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप द होल ऑफ इंडिया। ये वाला बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो वो कौन सी सिटीजनशिप को पूरे इंडिया में अप्लाई करती है, तो दैट इज कॉल्ड सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, ये कहाँ से अप्लाई होता है, इट्स कॉल्ड सिंगल सिटीजनशिप। ये इसका अगर सोर्स पूछा जाए कि जो सिंगल सिटीजनशिप है इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स होता है ब्रिटेन। ठीक है, मैं बहुत सारी चीज हमने ब्रिटेन से लिया है, तो इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स होता है आपका ब्रिटेन, जो सिंगल सिटीजनशिप वाला केस है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि जो सिटीजनशिप सिटीजनशिप एक्वायर करने का, एक्वायर करने का जो आर्टिकल है, क्योंकि आप लोग आर्टिकल याद करना पड़ेगा आपको, तो एक्वायर करने का जो आर्टिकल है वो कौन से नंबर आर्टिकल में आती है, एक्वायर करने का जो आर्टिकल कौन सा नंबर होता है, तो दैट इज आर्टिकल नंबर 11। ठीक है, कौन से आर्टिकल में आती है, आर्टिकल नंबर 11 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, the Indian Constitution does not prescribe the permanent provision relating to citizenship of India। यहाँ पर ये बात बोला जा रहा है कि जो पावर है सिटीजनशिप को लेके वो हमेशा पार्लियामेंट के पास रहती है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है वो परफेक्ट एकदम पत्थर की लकीर नहीं है, उसको चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट होता है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये कौन करता है, ये वाला तो बहुत ईजी है, जल्दी बताओ।
तो ये कौन करता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन करता है? वो करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होता है उसको कौन करता है? उसको करते हैं प्रेसिडेंट। अभी जो कैग होता है, कैग से आपको दो सवाल पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। पहले होता है कि अभी के करंट करंट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है? उनका नाम होता है सुरेश मूर्ति। सुरेश मूर्ति। और इसका कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का आर्टिकल कितना है? तो आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर 148। 148 से 151 तक होता है। ठीक है, 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप देखोगे। एज पर द आर्टिकल नंबर 148 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आते हैं। ठीक है, कैग ऑफ इंडिया गवर्न बाय कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ड्यूटीज एंड पावर कंडीशन एक्ट 1971 के हिसाब से। एंड कैग ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट वारंट अंडर इज हैंड एंड सील। ठीक है, इसका टाइम लिमिट कितना होता है? इसका टर्म जो होता है वो 6 years होता है और अंटिल एज ऑफ 65। ठीक है, 6 years और अंटिल एज ऑफ 65। नेक्स्ट होता है विच इंडियन फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी। तो जो जीएसटी है वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट में आई है? ठीक है, तो ये कौन से में आती है? आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर सबका आ रहा है एकदम। मैं क्योंकि थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग आंसर जितना हो सके आप लोग देने की भी कोशिश करो, ऐसा ना लगे कि एकदम आप लोग डिटैच हो गए हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आता है, तो दैट इज 2016 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है तो इसमें आता है। अच्छा, रिसेंटली एक एक्ट का नाम याद रखिएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वोमेन रिजर्वेशन बिल। वोमेन रिजर्वेशन बिल, वुमेन रिजर्वेशन बिल। अब ये जो एक्ट है ये बहुत ज्यादा चर्चे में है, इस समय बहुत ज्यादा चर्चे में है। इसका अमेंडमेंट होता है 131st अमेंडमेंट। 131st अमेंडमेंट ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं बहुत सारे अमेंडमेंट आपको बता सकता हूँ लेकिन अभी में नहीं जाते। ठीक है, तो इसको तो भाई थोड़ा सा याद रखना है। तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो होता है वो यहाँ पर जीएसटी को मेंशन किया जाता है। अच्छा, जीएसटी को अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ से एक छोटा सा एक हार्ड क्वेश्चन पूछा जाए कि जो जीएसटी है ये कौन से आर्टिकल नंबर में आती है, या जीएसटी जो काउंसिल होती है वो कौन से आर्टिकल नंबर में आती है? तो आती है 269। ठीक है, तो जीएसटी जो है वो आर्टिकल नंबर 269 में आती है। एंड जीएसटी काउंसिल जो होती है वो जो 269A में आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि according to which article of the Indian Constitution every person has a fundamental right defended by the lawyer। ठीक है, according to which article of the Indian Constitution every person has a fundamental right to be defended by the lawyer। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? तो डिफेंडेड बाय द लॉयर ये किस में आता है? तो ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 22 में। ठीक है, ये आता है आर्टिकल नंबर 22 में। ये जो आर्टिकल नंबर 22 है तो दिस इज नोन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव
डिटेंशन, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कहाँ पर होता है, कौन से आर्टिकल में होता है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है आर्टिकल नंबर 22। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। और प्रिवेंटिव डिटेंशन में तीन चीजें याद रखिएगा। पहला क्या है, पहला आपका वारंट, वारंट रिलेटेड कोई जगह अगर आपको कोई उठाने आया है या पुलिस उठाने आई है तो उनके पास वारंट होना चाहिए। कौन से आर्टिकल में आता है, 22। दूसरी चीज कि आपका जो आपको कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा, कोर्ट के सामने पेश करेगा करना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स। ठीक है, कोर्ट या कोर्ट बंद है तो मैजिस्ट्रेट उनके सामने पेश करना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स। ये होता है आर्टिकल नंबर 22। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर घुमा दे, एक छोटा सा क्वेश्चन घुमा दे कि आपने, ठीक है, ओन सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इंक्रिमिनेशन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है, मतलब आपको पुलिस ने मारा पीटा और मारा पीटा होके आपको बोला गया कि आप अपना गुनाह कबूल कर लो, आपने किया नहीं है बट गुनाह कबूल कर लो, तो ये कौन से आर्टिकल में आता है, ये वाला सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्योंकि ये दोनों तो आपको पता है, सुना है आपने। सेल्फ इंक्रिमिनेशन कौन सा आर्टिकल में आता है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी आर्टिकल नंबर 22 में आता है। ठीक है, पुलिस आपको याद रखिएगा, जो पुलिस अब पीटती है तो वो पुलिस के सामने जो हम बयान देते हैं वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती एज पर द आर्टिकल नंबर 22। ठीक है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन से ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, चलो। अच्छा, और एक यहाँ पर जो भी चीजें हैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी बाकी चीजें भी थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला होता है आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 25 जो होता है वो होता है राइट टू रिलीजन। अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा झमेला हो रहा है। राइट टू रिलीजन, ठीक है। आर्टिकल नंबर 24 इनके साथ ही जो होता है आर्टिकल, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स ये तीनों ही हैं, 46 फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो इसको नहीं ले रहा है, बाकी इन तीनों फंडामेंटल राइट्स हैं तो इनको ले रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 24 क्या है, आर्टिकल नंबर 24 होता है जो चिल्ड्रन है, ठीक है, चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट, चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं होगा, कहां पर, इन डेंजरस फैक्ट्रीज, डेंजरस फैक्ट्रीज। ठीक है, इनका एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं होगा इन डेंजरस फैक्ट्रीज, दैट इज आर्टिकल नंबर 24। ठीक है, एक चीज सिंपल सा आपने बोला है कि अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप क्यों एक्सेप्ट करोगे कि आपने किया है। जब पुलिस पीटती है ना भाई, ठीक है, पुलिस जब पीटती है तो वहां पर अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप और मार खाओगे। आपको कोर्ट में लेके जाएंगे तब आप कोर्ट के सामने जो भी बोलोगे तो वो कोर्ट में एडमिसिबल होगा। पर नॉर्मली पुलिस के सामने यही सबसे समझदारी होती है कि जो भी पुलिस बोले तो हाँ में हाँ मिला लो, नहीं तो पुलिस पीटेगी अलग। ठीक है, हमारे देश में पुलिस मार नहीं सकती, दिस अ लॉ, बट ये लॉ 99.9% केसेस में फॉलो नहीं होता। ठीक है, हमारा देश का सिस्टम ही ऐसा है, कुछ नहीं कर सकता। तो आर्टिकल नंबर 22 होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, चलो। और यहाँ पर आर्टिकल नंबर 22 में जो क्लॉज 2 है, तो क्लॉज 2 में सिंपल सा है कि नियरेस्ट जो मैजिस्ट्रेट है उनके पास 24 आवर्स में आपको लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो कौन से पार्ट में आती है, कौन से पार्ट में आती है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो कौन से पार्ट में आती है। तो यहाँ पर बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा। तो कौन से पार्ट में आती है, दिस पार्ट नंबर 3 में। ठीक है, कौन से में आती है, पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 1 में क्या आता है, पार्ट नंबर 1 में आता है आपका यूनियन एंड टेरिटोरीज, यूनियन एंड टेरिटोरीज। पार्ट नंबर 2 में क्या आता है, पार्ट नंबर 2 में आता है आपका सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। पार्ट नंबर 3 में फंडामेंटल राइट्स। पार्ट नंबर 4 में डीपीएसपी। पार्ट नंबर 4 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। एंड पार्ट नंबर 5 में
आता है यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। और इनका आर्टिकल्स भी आपको रखना पड़ेगा। आर्टिकल्स भी मैं साइड में लिख देता हूं क्योंकि आर्टिकल नंबर भी बहुत सारा पूछा जाता है, तो आर्टिकल नंबर ये याद रखिएगा। यूनियन टेरिटोरीज होते हैं 1 to 4, ठीक है, 1 to 4। सिटीजनशिप होता है 5 to 11। फंडामेंटल राइट होता है आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35। डीपीएसपी जो होता है वो होता है आर्टिकल नंबर 36 से 51। फंडामेंटल ड्यूटीज जो होता है वो होता है 51A। एंड यूनियन गवर्नमेंट जो होता है वो होता है 52 से 151, ठीक है, 52 से 151। तो ये जो चीजें हैं थोड़ा सा आपको आर्टिकल नंबर्स भी याद रखने हैं इन केस ऑफ पॉलिटी कंसर्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो यहाँ पर आपको राइट टू इक्वालिटी है 14 to 18, राइट टू फ्रीडम है 19 to 22, एक्सप्लॉयटेशन 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, कल्चरल एजुकेशन राइट 29-30 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल जान लो क्योंकि पूछा जाता है। यहाँ पर एक चीज आप नहीं ख्याल कर पा रहे हो, दैट इज आर्टिकल नंबर 31। आर्टिकल नंबर 31 जो था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो अभी कैंसिल हो चुका है, आपको पता होगा, रिपील हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो 31 है ये कहां पर, कौन से आर्टिकल में गया है, तो ये आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 300A, ठीक है। कौन से आर्टिकल में गया है, आर्टिकल नंबर 300A। तो राइट टू प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया गया है, लीगल राइट बना दिया गया है आर्टिकल 300A में, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट होता है द फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कहाँ से ली गई हैं, तो ये सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई हैं, आप लोग मन में ही आंसर दे दीजिए, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज यूएसएसआर से, ठीक है। जो रशिया है उस समय का यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर, वहां से ली गई है फंडामेंटल ड्यूटीज को, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जो याद रखना है आपको, जो क्वेश्चन आता है। जर्मनी, जर्मनी से क्या लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है द इमरजेंसी टाइम, इमरजेंसी टाइम में जो राइट रिपल्शन होता है, ठीक है, राइट कैंसिलेशन, जिसे आप सब लोग समझ पाओ, कैंसिलेशन, ठीक है, राइट का कैंसिलेशन, इमरजेंसी टाइम में राइट का जो कैंसिलेशन होता है वो। चाइना से हम कुछ लेते नहीं है, ठीक है। जो फेमस फेमस चीज है मैं उनके बारे में बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया है, फंडामेंटल राइट हमने लिया है ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से। और ब्रिटेन से हमने और चीजें ली हैं जैसे पार्लियामेंट सिस्टम, पार्लियामेंट सिस्टम एंड कैबिनेट सिस्टम। जो जो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है हम उसी चीज को आएंगे। दूसरी चीज होती है डीपीएसपी। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, डीपीएसपी लिया गया है फ्रॉम आयरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट एक और होता है रेसिड्यूअरी पावर, जो क्वेश्चन बहुत आता है, रेसिड्यूअरी पावर, रेसिड्यूअरी पावर। तो रेसिड्यूअरी पावर कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है फ्रॉम कनाडा, ठीक है। उसके बाद आपका, सॉरी, फंडामेंटल राइट्स मैंने ब्रिटेन बोल दिया, आई एम रियली सॉरी, फंडामेंटल राइट्स ब्रिटेन नहीं है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपका यूएसए है, मैंने गलती से बोल दिया, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। मैं ब्रिटेन से बोलने वाला था कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, ब्रिटेन से हमने लिया है आपका पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, कैबिनेट, कैबिनेट एंड आपका सिटीजनशिप, ठीक है, सिटीजनशिप। ये चीजें हमने ब्रिटेन से लिया है। फंडामेंटल राइट जो है वो यूएसए से लिया गया है, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, रेसिड्यूअरी पावर कनाडा से लिया, कनाडा से लिया गया है। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आपके सोशलिस्ट यूएसएसआर से लिया गया है, जो आज का रशिया है, ठीक है, जो आज का रशिया है। चलिए रियली सॉरी, मैंने वो पर यूएसए ना लिख के वो अदर ब्रिटेन के बाद मैंने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो 4.1 में है, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन में मैंने ऑलरेडी बता दिया है।
1976 में लाया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट होता है द कॉन्स्टिट्यूशन डे। द कॉन्स्टिट्यूशन डे कब होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन डे, द कॉन्स्टिट्यूशन डे ये आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे कब होता है? वो होता है नवंबर 26। नवंबर 26 को होता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डे तब मनाया जाता है जब हमने एडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, एडॉप्टेड डेट, एडॉप्टेड डेट जो है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेट। और एक होता है इनैक्टेड डेट, इनैक्टेड डेट जब इनैक्ट हुआ था। ठीक है, तो इनैक्ट जो हुआ था तो वो कब हुआ था? वो हुआ था 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जाता है नवंबर 26। इसके 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को इनैक्ट हुआ था, जिसको हम बोलते हैं रिपब्लिक डे। ये आपको पता होगा। ठीक है, रिपब्लिक डे ये होता है आपका रिपब्लिक डे। अच्छा, एक सवाल तो बहुत ज्यादा सुना होगा आपने, बहुत ज्यादा, कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? बी आर अम्बेडकर। ये तो सुना होगा, लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में बना हुआ है, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सिंबल क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सिंबल क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सिंबल होता है एलिफेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो सिंबल होता है वो होता है एलिफेंट। ये चीज थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो पूछा गया है मैं वो ही बोल रहा हूँ। और अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एडवाइजर कौन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, असेंबली का एडवाइजर, एडवाइजर कौन है? तो एडवाइजर होते हैं बी एन राव। ये बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का एडवाइजर भी वो बी आर अम्बेडकर मार देते हैं, वो गलत आप नहीं करना है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन का एडवाइजर कौन है? उनका नाम होता है बी एन राव। ये 2 सवाल पूछे जा चुके हैं, थोड़ा सा टफ है इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है। इजी क्वेश्चन तो आपको पता है कि चेयरमैन कौन है, चेयरमैन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, तो सॉरी, चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे, प्रेसिडेंट आपका राजेंद्र प्रसाद थे। ये सब तो आपको पता है। ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैंने इसको लिया है इधर। तो दैट इज नवंबर 26। ठीक है, नवंबर 26। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी। और यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर लो, ठीक है, और मेंशन कर लो कि जिनको नहीं पता, जिनको पता है बहुत बढ़िया, कि जो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी, ये जो 3 वर्ड्स हैं, ये लिया गया है फ्रॉम फ्रांस। जो जो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मैं वो क्वेश्चन यहाँ पर आपको मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी, ये जो 3 वर्ड्स कहाँ से लिए गए हैं? ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं, ठीक है, फ्रांस से। नेक्स्ट होता है हु इज द नोन ऑफ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अब फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना देकर आपको ये यहाँ पर एक और क्वेश्चन सवाल पूछा जा सकता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? ड्राफ्टिंग जो कमेटी है उसके चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो दोनों ही एक ही पर्सन थे, उनका नाम होता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर। ठीक है, दोनों ही बी आर अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ यहाँ पर एक और सवाल पूछा जाता है, जो सवाल आपको मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो बी आर अम्बेडकर है, बी आर अम्बेडकर ने एक आर्टिकल को कहा था द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन सा आर्टिकल था? ये था आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32, द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बी आर अम्बेडकर का कोट है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32।
नेक्स्ट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फाइनेंशियल इमरजेंसी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इट्स नॉट इमरजेंसी ओनली इमरजेंसी, इट्स फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी किसके साथ डील होती है, तो ये होती है आर्टिकल नंबर 360। ठीक है, किसके साथ डील होती है, आर्टिकल नंबर 360। तो याद रखिएगा इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं हुआ, ये भी यहाँ पर दिया गया है कि कौन से आर्टिकल से डील करती है, 360। अच्छा, 356 जो होता है वो होता है इंटरनल इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी या नेशनल इमरजेंसी, कुछ भी बोलो, इंटरनल इमरजेंसी या नेशनल इमरजेंसी। मैं नेशनल भी लिख देता हूँ, इंटरनेशनल, इंटरनल इमरजेंसी या फिर नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल नंबर, नहीं नहीं सॉरी, मैंने आर्टिकल नंबर 350 था, आई एम रियली सॉरी। आर्टिकल नंबर 356 जो होता है वो होता है प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल, मैंने थोड़ा सा आर्टिकल 356 का जगह 2 सोचा था। ठीक है, और ये होता है आपका 352 इज नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि नेशनल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 356 में है, एक और आर्टिकल होता है जो नेशनल इमरजेंसी से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक और आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल होता है, तो यहाँ पर एक और आर्टिकल याद रखिएगा जो इससे ही जुड़ा हुआ है, वो होता है आर्टिकल नंबर 365। ठीक है, आर्टिकल नंबर 365 जो इमरजेंसी से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल नंबर 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 356 प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 360 जो होता है वो होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, और ये जो इमरजेंसीज हैं, इमरजेंसीज को प्रोक्लेम कौन करेगा, मतलब कौन बताएगा कि ये इमरजेंसी है, प्रोक्लेम कौन करेगा, तो प्रोक्लेम करेंगे प्रेसिडेंट। इमरजेंसी जो है वो प्रोक्लेम करेंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 जो है, 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है। तो प्रोक्लेम, president to proclaim a financial emergency if he satisfied with the situation has arisen due to the financial stability and credit of India। ये 1991 में होने वाला था, 1991 में बहुत करीब आ गए थे हम, बट हुआ नहीं। चलिए नेक्स्ट, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ इन द वर्ल्ड, ये बोलने की भी जरूरत नहीं है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड जो है ये आपकी इंडिया है, इसमें बोलने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, एक एक्स्ट्रा चीज, ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया डेमोक्रेसी तो है, असली में डेमोक्रेसी तो है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो अभी डोमिनियन है। ऑस्ट्रेलिया का जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट, ऑस्ट्रेलिया का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है, वो होते हैं ब्रिटेन के क्वीन। ब्रिटेन का अभी तो किंग है, क्वीन नहीं है, अभी तो किंग है। जो ब्रिटेन के किंग है वो ऑस्ट्रेलिया के हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। ठीक है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के नहीं होते, ऑस्ट्रेलिया छोड़कर कनाडा, अगर कनाडा की बात की जाए तो कनाडा का भी हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो ब्रिटेन का किंग होता है। हमार ये जो कनाडा का हेड ऑफ द किंग, ब्रिटेन का किंग होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस। और डोमिनियन स्टेटस से इंडिया से भी याद रखना कि इंडिया भी डोमिनियन स्टेटस में था। इंडिया के पास डोमिनियन स्टेटस कब था, 1947 से 1950। ठीक है, 1947 से 1950 जो था वो इंडिया भी डोमिनेंट स्टेटस में था। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है वो डोमिनेंट स्टेटस में होता है फ्रॉम 1947 1956, वो डोमिनेंट स्टेटस में पाकिस्तान था। ठीक है, तो इंडियन लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया, ये तो क्वेश्चन सबको पता होगा, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पर बता दिया आपको। नेक्स्ट होता है द क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द फेडरल सिस्टम ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड फ्रॉम। द क्वासी फेडरल जो है सिस्टम है, जो क्वासी फेडरल सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है, जो क्वासी फेडरल सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है, तो क्वासी फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है कनाडा से। ठीक है, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वासी फेडरल सिस्टम लिया गया है। हमने अभी पढ़ा था, तो उसको फिर से थोड़ा सा याद दिलाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से क्वासी फेडरल लिया गया है और क्या लिया गया है, रेसिड्यूरी पावर, रेसिड्यूरी पावर। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, याद करो,
डीपीएसपी, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, कैबिनेट, सिटीजनशिप। ठीक है, कैबिनेट शिप। चलिए, ठीक है, चलिए। तो आज थोड़ा सा इशू की वजह से हम आज इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट जो है, इस नेक्स्ट डे जो है वो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं वो फिर से आप लोगों को कंटिन्यूस हम करते रहेंगे, जिससे आप लोगों का फायदा हो सके। और जो भी चीज़ आप लोगों ने पढ़ा है, कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत इजी होंगी, कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करके जी जान से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि ये वाला टीजीडी अगर आप लोगों का बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि नेक्स्ट जो टीजीडी है वो कब होगा इसका गारंटी उतना नहीं है। तो इसी वजह से ये आपके पास वन ऑफ द बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस पे अच्छे से फोकस कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने देखा, और इस चीज़ को कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।